Ladies and gentlemen, let me tell you a little bit about these champions right here. Dipti Sharma became the first player in a women's ODI World Cup edition to score over 200 runs and take more than 20 wickets, finishing with an extraordinary 215 runs and 22 wickets. It was an outstanding performance. Renuka Singh here bowled 6 matches in the 2025 Women's World Cup and conceded just 4.02 runs per over, becoming India's most economical bowler in the tournament. A huge round of applause for our world champions, Dipti and रेणुका। मुझे आपसे पूछना है रेणुका जी, फाइनल के दिन जब आप ग्राउंड पर उतरी, उस पल आपके अंदर क्या फीलिंग थी? उस टाइम तो कुछ नहीं थी। लास्ट जो नाइट थी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और नर्वस थे। प्रेशर भी था थोड़ा कि कल क्या होगा। वो मैच से पहले वो एक्साइटमेंट रहती है कि वो एक बूस्ट बम्प्स रहते हैं कि कल हम जीतेंगे, अगर पूरा हिंदुस्तान इंजॉय करेगा। तो वही था कि हमारे माइंड में कि हम लोगों को कुछ भी होके जीतना है। उससे पहले वाला एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया वाला मैच ज़्यादा अच्छा लगा हम लोगों को, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल मैच था और पीछे से आके जीत गए। Extraordinary win, ladies. Deepti, what would you like to say to all the young women across India who dream, like you, of becoming professional cricketers? Firstly, good evening everyone. तो जितने भी यंग गर्ल्स हैं, मैं उनको बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि ड्रीम बिग, और अगर आप ड्रीम बड़ा रखेंगे, बड़ा सोचेंगे तो डेफिनेटली वो एक दिन क्रॉस होगा। और मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी गर्ल्स हैं और उनको सपोर्ट मिले फैमिली का, सो दैट कि हम में से और भी कई गर्ल्स इसी तरीके का देश का नाम रोशन करें। थैंक यू जी। Now moving on, ladies and gentlemen, जैसे मैंने कहा था, शाहरुख सर हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे, so I would kindly request शाहरुख खान sir to please join me on stage. थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारे बहादुर शहीदों की उतनी ही बहादुर फैमिलीज को। मिस दिव्या सालस्कर जी, डॉटर ऑफ शहीद श्री विजय सालस्कर जी। मिस वंदना एंड तारा ओम्बले जी, डॉटर एंड वाइफ ऑफ शहीद श्री तुकाराम ओम्बले जी। श्रीमती माधवी मोरे जी एंड अनुष्का मोरे जी, वाइफ एंड डॉटर ऑफ शहीद श्री प्रकाश मोरे जी। हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद श्री प्रकाश मोरे जी उस रात 40 मिनटों तक टेररिस्ट से लड़ते रहे। आज यहाँ माधवी जी, अनुष्का, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि शहीद प्रकाश मोरे जी की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा याद आती है? आप बोलो पहले, आप बोलोगे? नमस्कार। नमस्कार। और हेलो, हाँ नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री नीता मॅम, अमृता मॅम आणि सर्व उपस्थित यांचे मी आभार मानते। दाते साहेब यांचे, माझे मिस्टर 26/11 कामा हॉस्पिटलमध्ये शहीद झाले। तर ते त्यावेळेस रात्री आम्ही झोपलो होतो, त्यांची नाईट होती आणि रात्री 2 वाजता फोन वाजला। तर त्यांनी सांगितले नाही की मी कोण बोलतोय। मी म्हटलं कोण तुम्ही बोलताय? तर काहीच सांगितलं नाही। त्यांनी भावाला सांगितलं की काहीतरी झालेलं आहे। तर मग मला कळलं की काहीतरी झालं असणार। मग ती रात्र आमची ते काळरात्रच होती। त्यात या गोष्टीला आता 17 वर्ष झाली आहेत, तरीही सर्व अजून आठवण लक्षात ठेवली आहे।
तर माझ्या मुलीसाठी मी 2018ला ॲप्लिकेशन दिलं होतं जॉबसाठी. तर तिचा आता ऑक्टोबर 4ला त्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री साहेबांनी केली. MPSCच्या काही अटी शिथिल त्यांनी केल्या, तर त्यामुळे तिची नियुक्ती औषध निर्माता गट ब मध्ये केली आहे. त्याबद्दल मी माननीय मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानते आणि अजूनही ती आठवण तशीच ठेवली आहे, त्यामुळे सगळ्या नागरिकांचे आभार मानते. जय हिंद. हमारे मुंबई पुलिस के फेमस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सीनियर इंस्पेक्टर शहीद श्री विजय सालस्कर, उनकी बेटी दिव्या हमारे साथ हैं. दिव्या, आपने एक जगह पर कहीं कहा है कि उस दिन जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन आप एक छोटी बच्ची से एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई. तो बताइए, इसमें आपके पापा ने जो आपको सिखाया उसका हाथ था, आपके घर वाले जो हैं जिन्होंने हिम्मत से आपका साथ दिया, बिकॉज दिस इज़ very unfortunate that we have to meet here, but it is also very important the families and children who have shown so much bravery and so much दृढ़ता जिस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी जी है. It's important everybody hears it and learns from it. Sir, yes, you've read it right. मैं 21 साल की थी. I just turned 21 when the 26/11 Mumbai attacks happened. तो उस एक रात में मैं बिल्कुल मतलब आई एम दी ओनली चाइल्ड, सो मैं उस एक रात में बड़ी हो गई. अभी मेरे दिल में सर एक सवाल था कि मैं उनको, हमने तो फायरिंग कर दी, फायरिंग के अंदर वो इंजर्ड हो रहा है गाड़ी के अंदर. मैंने उनके साथ 20 मिनट ट्रैवलिंग की. जब ये गाड़ी कामा हॉस्पिटल की गली से, रंगभवन की गली से, सॉरी, मेट्रो जंक्शन से मरीन ड्राइव की तरफ जब भी निकली गाड़ी, मंत्रालय के सामने आ गई, मंत्रालय से फिर विधान भवन के पास आ गई. जब भी कसब जो था लेफ्ट हैंड का हैंड जो ऐसा बाहर ये कर रहा था, क्योंकि उसके हाथ में गोली लग रही थी, मेरे समझ में आ रहा था. लेकिन उसी दौरान मेरे पास मेरा जो हाथ जो था, ये हाथ में 3 गोली लगने की वजह से मेरे ये हाथ के अंदर जो स्टेन गन थी वो गिर चुकी थी. मैं उठा नहीं सकता था. मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये टेररिस्ट मेरे हाथ से जिंदा जा रहे हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर रहा, मेरा वेपन नहीं उठ रहा है मेरे हाथ से. लेकिन तब तक वायरलेस सेट के आवाज़ सुनाई दी और वायरलेस सेट के अंदर एक मैसेज आ गया कि पुलिस गाड़ी के सामने कोई जाओ मत, क्योंकि पुलिस गाड़ी के अंदर से फायरिंग हो रही. क्योंकि मेट्रो जंक्शन से जब भी गाड़ी पास हो रही थी, तभी मेट्रो जंक्शन से उन्होंने जो क्राउड था उसके ऊपर भी फायरिंग की थी. उसमें हमारे सालस्कर साहब के जो ड्राइवर थे चित्ते करके, वो भी शहीद हो गए थे. गाड़ी के अंदर के वायरलेस सेट के जरिए मुझे खाली मैसेज देना है, ये मेरे माइंड में था. लेकिन हैंडसेट मैं खींच नहीं सकता था, क्योंकि मोबाइल बजने के बाद कसाब ने गाड़ी के अंदर फायर कर दिया. अगर मेरी थोड़ी भी हलचल उनको समझ में आती तो मुझे भी वो मार सकते थे, क्योंकि उनको समझ में आता था कि गाड़ी के अंदर कोई जिंदा है. उसी दौरान मैंने 20 मिनट उनके साथ मौत को एक सेकंड ऐसा लग रहा था कि कभी भी गोली लग सकती है. अगर हमारे पुलिस जवान अगर एक गाड़ी को अगर थाम लेते और उनके तरफ से भी फायरिंग होती, तभी भी पुलिस के तरफ से भी मैं मर सकता था. उसी दौरान उन्होंने जो फायर किया था, वो फायर के अंदर गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और पंक्चर अवस्था में गाड़ी चलने लगी. जब भी विधान भवन के पास आए तो गाड़ी का टायर पूरा ब्रस्ट हो गया, गाड़ी के अंदर से गाड़ी चलने नहीं रही. तभी गाड़ी से इस्माइल और कसाब उतरे और अपोजिट साइड पे गए. और जो स्कोडा गाड़ी आ रही थी उसमें 2 जेंट्स एक लेडीज़ थी, उनको उन्होंने उतार दिया. मैंने गाड़ी के अंदर से उनको देख रहा हूँ. वही दौरान गाड़ी के अंदर का वायरलेस सेट मैंने हाथ में ले लिया और कंट्रोल को मैंने बोल दिया कि एबल मोबाइल टू कंट्रोल. जो गाड़ी कॉन्साइन थी हमारे एबल सर की, वो एबल मोबाइल टू कंट्रोल, कौन से एबल सर थे वो मालूम नहीं था मुझे. तो एबल की गाड़ी है करके मैंने एबल मोबाइल टू कंट्रोल ने रिस्पॉन्स दे दिया मुझे, हाँ कंट्रोल टू एबल मोबाइल बोलो. तो वही दौरान मैंने बोल दिया हमारी गाड़ी के ऊपर अटैक हुआ है, जो तो टेररिस्ट है, उन्होंने रंगभवन के अंदर हमारे ऊपर फायरिंग कर दी है. हमारी गाड़ी के अंदर जो हमारे एटीएस के चीफ एडिशनल सीपी कामटे साहब और हमारे करकर साहब सालस्कर साहब वो इंजर्ड अवस्था में रंगभवन के गली में है. और हमारे 4 जन को हाईजैक करके, यानी कि उनके साथ हम लोग जख्मी इंजर्ड अवस्था में हम लोग जा रहे हैं. और गाड़ी अभी विधान भवन के पास उन्होंने छोड़ दी है. और जो तो टेररिस्ट है वो स्कोडा गाड़ी लेके मरीन लाइन की तरफ
जा रहे। वो मतलब इतना जो मैंने जो दिया हो मैसेज, वो मैसेज इतना महत्वपूर्ण हुआ कि वायरलेस सेट के जरिए पूरी बॉम्बे पुलिस हमारी सुन गई, और सुनने के बाद 10 मिनट के अंदर गिरगांव चौपाटी में जो ऑपरेशन हुआ, वो ऑपरेशन के अंदर कसाब जो था वो जिंदा पकड़ा गया और इस्माइल जो था वो मारा गया। मुंबई पुलिस ने डट के सामना किया है 26/11 का। जो पाकिस्तानी आतंकवादी आए थे बॉम्बे के ऊपर, हमारे देश के ऊपर जो हमला करने के लिए, उनके जो नापाक जी का ये थे काम करने के जो तरीका था, जो दुनिया को कसाब जिंदा पकड़ने के वजह से पूरे वर्ल्ड को मालूम पड़ा कि आतंकवादी राष्ट्र को खतपानी डालने वाला पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी एक्सपोज हो गए। उसके बाद जब ये ट्रायल चल गई, केस चालू हुआ, उज्ज्वल निगम साहब ने जब ये स्टेटमेंट चलने वाला था, उसी पहले दिन उन्होंने कबूल जवाब भी दे दिया। कबूल जवाब के अंदर उसने वो डिनाई कर दिया कि गाड़ी के ऊपर फायरिंग किया है, वो उसने डिनाई कर रहा था। जब भी उनका कबूल जवाब सब पूरा उज्ज्वल निगम साहब ने लिया, तो उसके बाद मुझे प्रोड्यूस कर दिया विटनेस बॉक्स में। जब भी विटनेस बॉक्स में मेरे को स्टेटमेंट दे दिया, तभी वो जो 10 लोग आए थे फैयादीन ग्रुप के कसाब के साथ, उस 10 में से 9 जन तो मार चुके थे, कसाब अकेला जिंदा था। मेरे गाड़ी के अंदर 7 जन थे, 7 जन में 6 जन शहीद हो गए थे, मैं अकेला उसमें से बच गया। तो उसी दौरान गाड़ी के अंदर का जो इंसिडेंट है, वो इंसिडेंट कोर्ट के सामने मैंने पेश कर दिया कि गाड़ी के अंदर मेरे अंक पे ऊपर जो योगेश पाटिल था, और उसको जब ये उसका पिताजी ने जो फ़ोन किया था और फ़ोन की रिंग बजने के बाद कसाब ने पीछे मुड़ के जो फायर किया, उसी दौरान कसाब को समझ में आ गया कि ये सही है, और वो केस में मैं प्राइम विटनेस हो गया। मेरे स्टेटमेंट में वो कसाब के ऊपर वो फांसी भी लग गई। भारत सरकार की तरफ से मुझे राष्ट्रपति का पुलिस शौर्य पदक भी मिला है सर। और ये जो जज्बा है मुंबई पुलिस है सर, बाकी ज़्यादा बात नहीं करता सर। मुंबई पुलिस सब कर सकती है, क्योंकि एनएसजी कमांडो जितने टाइम में आ गए उनको थोपना था, और ये जो फैयादीन ग्रुप के जो 10 अतिरिक्त जो थे पाकिस्तानी, मुंबई पुलिस की तरफ से एक छोटा सा हम लोग ये है कि एक फैयादीन ग्रुप का एक अतिरिक्त जो इस्माइल वो मारा गया, और कसाब जो था वो जिंदा पकड़ गया, और पूरे देश के सामने हमने मुंबई पुलिस का जो हमारी तरफ से जो कामगिरी हुई, उसमें हमारे साहब भी है। जब भी मैं ये थे तभी अभी हमारे सीपी साहब है, उनके अंडर में काम कर रहा था, उनके मार्गदर्शन के ऊपर ही मेरा सब कुछ क्राइम ब्रांच में हो गया था। आज मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ सर कि आज मैं रिटायरमेंट के लिए भी 5 महीना बाकी है, लेकिन फिर भी आज इतना होने के बावजूद भी मेरे सीपी साहब, हमारे सीपी साहब मेरे जानकारी लेते हैं, और मेरे लिए बहुत वो ये है, ज़्यादा नहीं बात कर सर। थैंक यू अरुण जी। और आपके कहने से और हम सब यहाँ पर होने से मुंबई, महाराष्ट्र, पूरा देश जो है मुंबई पुलिस को सैल्यूट करता है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हू यू आर। थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने सबको बहुत इंस्पायर किया। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री राहुल नार्वेकर जी, श्री फरहान अख्तर जी को टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज, and I will request Shahrukh sir along with Rahul Narvekar ji and Farhan sir to honor Arun ji for his heroic act on 26/11. Sir, thank you Rahul sir, thank you so much and धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी कहानी सिर्फ आपके फोर्स को ही नहीं, हम सभी को ये आजीवन याद रहेगी। थैंक यू सो मच।